हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। दोस्तों अपना देश उससे संभल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर को लेकर अलाप रहा है राग। और इस बार जो बात कही है दोस्तों, वो आप भी जानकर कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे, जहाँ गलवान के शहीद बलवानों की पत्नी सेना में भर्ती होकर लद्दाख में हो गई तैनात, अब चीन को चुनौती देगी वीरांगना। बताएंगे क्या है बड़ी खबर इससे जुड़ी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां चीनी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने आप को दिखा रहे थे अंग्रेजी में सबसे बड़ा दादा, निकल गई हवा। जी हां, बताएंगे कैसे पाकिस्तानियों ने और भारतीयों ने मिलकर निकाला हेकड़ी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे कर्नाटक चुनाव का। कर्नाटक में किसकी बन रही है सरकार, इस पर सबसे बड़ा सर्वे निकलकर जानकारी सामने आई है। सारी जानकारी बताएंगे, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, देश संभल नहीं रहा, भारत को दे रहा गीदड़ भभकी। बता दें पाकिस्तान की कंगाल हालत दुनिया से छिपी हुई नहीं है। खुद पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की फौज में इतनी ताकत नहीं रही कि भारत से वो लड़ सके। पाकिस्तान में पैसे की कमी के कारण पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता है। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के पुराने सेना प्रमुखों के कहे गए बयानों को ही दोहराते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीरी लोगों का समर्थन देना जारी रखेगी। उन्होंने कश्मीर को दुनिया के सबसे अधिक सैन्यकृत जगहों में से एक करार देते हुए भारत पर मानवाधिकार हनन के भी झूठे आरोप लगाए। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यहाँ तक कह दिया है कि वो कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए मजबूती से खड़े हैं। जनरल मुनीर का यह बयान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की संभावित भारत यात्रा के ठीक पहले आया है। दरअसल एससीओ की बैठक के लिए मई के महीने में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी की ओर से कश्मीर राग फिर अलापा गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने काकुल में सैन्य एकेडमी में पाकिस्तानी सेना के 147वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल ग्रेजुएट कैडेट्स को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की है। पाकिस्तानी सेना की कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर तो कंगाल पाकिस्तान की ओर से कश्मीर राग अलापा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तानी सैन्य जनरल जावेद बाजवा ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों को चलाने के लिए ईंधन नहीं है, हमारे पास भारत का मुकाबला करने के लायक हथियारों की कमी है। ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है कि कोई पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच बातचीत का कोई नतीजा निकले। बहरहाल पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात अब भारत के सामने कुछ भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े बयान देना और गीदड़ भभकी देना, भारत को घर में घुस करके हमला करने की धमकी देना, कहीं पाकिस्तान को ही भारी ना पड़ जाए। बहरहाल एक तरफ जहां भारतीय सेना लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में एडवांस टेक्नोलॉजी को सीख रही है, एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करना सीख रही है। अब तो ऐसे ऐसे हथियार आ चुके हैं कि पाकिस्तान में घुसने तक की आवश्यकता नहीं, किसी भी देश में जाकर के फिजिकली मारने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत देश से ही बैठे बैठे टारगेट को सेट किया जा सकता। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का ऐसा बयान देना शोभा नहीं दे रहा। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता पाकिस्तान की इस गिदड़ भभकी को लेकर, वो भी कश्मीर पर। और साथ ही साथ वीडियो को आज जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा, हमेशा की तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां गलवान के शहीद बलवान की पत्नी सेना में भर्ती होकर लद्दाख में हुई तैनात, अब चीन को चुनौती देगी वीरांगना। बता दें जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए भीषण संघर्ष में करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं दुश्मन चीन के 40 जवान मारे गए थे। गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों में से एक सैनिक की पत्नी ने भी सेना ज्वाइन कर लिया है। शहीद जवान की पत्नी को बतौर लेफ्टिनेंट लद्दाख क्षेत्र में ही तैनाती दी गई है। अपने शहीद पति की शहादत का बदला लेने के लिए ये अब वीरांगना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को चुनौती देती नजर आएगी। आपको बता दें कि गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़पों में शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया
बताया कि उन्हें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक अग्रिम अड्डे पर तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट सिंह ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बोले तो ओटीए में 1 साल का अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। बहरहाल दीपक सिंह जो शहीद हो चुके, उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट रेखा सिंह को इसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि वो अपने हर मिशन में कामयाब हो सके। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां मान ली भारत की सलाह, आर्मेनिया और अजरबैजान रोकेंगे खूनी संघर्ष। बता दें, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर फिर से तनाव बढ़ रहा है। ये तनाव विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। अब दोनों देश अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि आर्मेनिया और अजरबैजान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आज नए दौर की बातचीत करेंगे। बड़ी बात यह है कि भारत ने पिछले साल दोनों देशों को सैन्य लड़ाई का हल बातचीत से निकालने की सलाह दी थी। विवादित नागोर्नो काराबाख इलाके में साल 2020 में वॉर को खत्म करने के लिए रूसी सैनिकों को तैनात किया गया था। इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ आर्मेनियाई लोगों की आबादी बसती है। बहरहाल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए अगले दौर की आज बैठक होनी है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां हिंद महासागर में हमेशा रहते हैं 3 से 6 चीनी युद्धपोत। कोई नई चाल की फिराक में तो नहीं है ड्रैगन। बता दें, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शनिवार को कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की बहुत बड़ी उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर बहुत करीबी नजर रखता है। यहाँ एक कॉनक्लेव में बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बंदरगाहों पर पीएलए नौसेना के विभिन्न जहाजों के डॉक किया जाता है और भारतीय नौसेना इस पर पैनी नजर रख रही है। खतरे के पहलुओं के बारे में पूछे जाने पर नौसेना प्रमुख के पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों के बारे में बात की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना की भूमिका समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा है। आए दिन ये देखा जा रहा है कि समुद्र में कुछ न कुछ विवाद हो रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये युद्ध जैसी स्थिति के लिहाज से काफी नीचे की बात है, लेकिन इसके तेजी से फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, पाकिस्तान में बंदरगाहों पर पीएलए नौसेना के जहाजों के डॉकिंग पर एक सवाल पर उन्होंने कहा, ये जहाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर डॉकिंग कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान में बंदरगाहों की यात्रा, उनकी यात्रा का संबंध है, हम इसे करीबी से देख रहे हैं और इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। बहरहाल अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीनी दौरे पर अंग्रेजी बोलते हुए हकलाए पाकिस्तानी आर्मी चीफ। लोगों ने कहा ठग्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, कहते हैं कि जब इंग्लिश नहीं आती तो बेवजह बोलकर अपनी बेइज्जती क्या कराना, वही वाक्य से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के ऐसे हाल है। जी हाँ, चीन दौरे पर गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में जनरल मुनीर चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जनरल मुनीर अंग्रेजी में अपने चीन दौरे की तारीफ करते वक्त एक शब्द पर अटक जाते हैं। बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में जनरल मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया के क्लिप को शेयर करके लोग जनरल मुनीर की अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू में बात कर लेनी चाहिए थी। लोग इसे लेकर पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का उदाहरण भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जब नियुक्तियों में योग्यता नहीं मिलती है और उसका कोई कारक नहीं होता है तो यही फल मिलता है, यही चीज होती है। किसी ने कहा कि वे ठग्स ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जब वे बाकी दुनिया का सामना करते हैं तो उनका भ्रष्टाचार उनके व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है, उन्हें हारे हुए के रूप में चित्रित करता है। बहरहाल चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन में भी होगा पीएम मोदी की मन की बात का सीधा प्रसारण। आज 100वां एपिसोड वहां से होगा जहां पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 30 अप्रैल को 100वीं बार देशवासियों से मन की बात करेंगे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का आज संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने आज ट्विटर पर लिखा कि ऐतिहासिक पल के लिए तैयार हो जाएं। पीएम मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के ट्रेटीशिप काउंसिल चैम्बर में होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में वहां के समय के मुताबिक मन की बात रात 1:30 बजे प्रसारित होगा। बहरहाल सब में बड़ी बात यह है कि ये वही जगह है दोस्तों जहां से पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है, कश्मीर पर एजेंडा चलाता है, भारत के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करता है, भारत को गिराने की कोशिश करता है। जिस मंच से आज उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड मन की बात का चलेगा। अगर आप भी मानते हैं ये वाकई में गर्व की बात है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान, गेहूं
गेहूं का अभूतपूर्व संकट, शहबाज सरकार के खिलाफ बढ़ता लोगों का गुस्सा। बता दें, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देश को अराजकता की ओर धकेलते नजर आ रहे हैं। द पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर के मुताबिक हमारे पड़ोसी मुल्क में खाद्य संकट गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। देश भर में गेहूं की अभूतपूर्व कमी है। पाकिस्तान में चल रहा आर्थिक संकट इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ताधारियों से मदद न मिलने पर गरीब जनता को महीने तक महंगाई से जूझना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बदहाली से त्रस्त कमजोर लोगों को संभलने में लंबा समय लगने वाला है। यह खाद्य संकट देश के गरीबी और गरीबों के भविष्य को निराशाजनक बना रहे हैं। सरकार की ओर से राहत के प्रयास तेज किए जाने की आवश्यकता है। ब्रिटेन के रहने वाले फरहान जेफरी ने पिछले महीने एक वीडियो शेयर किया। इसमें सैकड़ों लोग गेहूं के आटे से लदे ट्रक से लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। ट्रक के पीछे भी कई लोग भाग रहे थे। इसमें देखा गया है कि एक बच्चा उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था, जो वाहन की चपेट में आने से बाल बच गया। थोड़े थोड़े से अनाज के लिए पाकिस्तानी लोग संघर्ष कर रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान इन चीजों को बैठे देखे मजा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जहां दामों को कम किया जाना चाहिए वहां पर पाकिस्तान सरकार ने जनता पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया। अब दवाओं की कीमत भी 20% बढ़ा दी। अचानक से 20% का उछाल कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं एक तरफ रोटी की मार से जनता मर ही रही थी कि उधर अब इलाज के लिए दवाई तक नहीं खरीद पाएगी, ऐसे में वो तो अपने आप ही मर जाएगी। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां कैलिबर क्रूज मिसाइल से लेकर हार्पून तक अमेरिका और रशिया दोनों से हथियार खरीदेगा अपना भारत। सबसे बड़ी जानकारी, भारत अपनी विदेश नीति को बैलेंस रखने के लिए एक साथ अमेरिका और रशिया दोनों को साधने में जुटा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत ने रशिया और अमेरिका दोनों से मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इन दोनों देशों से मिसाइल सिस्टम खरीदने की लागत करीब $20 करोड़ है। इनमें रशिया की कैलिबर क्रूज मिसाइल के अलावा अमेरिका की हार्पून मिसाइल शामिल है। इन मिसाइल सिस्टम को खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। रशिया और अमेरिका यूक्रेन को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। भारत परंपरागत रूप से रूसी हथियार प्रणालियों का उपयोग करता रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में अमेरिका और फ्रांस से बड़े पैमाने पर खरीद के साथ अपने हथियार अधिग्रहण में विविधता लाया गया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां सिख फॉर जस्टिस आतंकी पन्नू का नया वीडियो जारी। पंजाब में फिर खालिस्तानी झंडे लगाने व ट्रेन रोकने का किया दावा। बता दें, खालिस्तानी समर्थक व सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर लगातार वीडियो जारी कर रहा है। पन्नू ने कल फिर नया वीडियो जारी किया, जिसमें वो लोगों को फिर बहला फुसलाकर उसका समर्थन करने की मांग उठा रहा है। पन्नू ने दावा किया है कि एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी झंडे लगाए गए हैं और ट्रेनों को रोका गया है। जी हां, आतंकी पन्नू ने वीडियो में कहा कि 29 अप्रैल 1986 को तत्कालीन जत्थेदार गुरबचन सिंह मनोज चाहल ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की घोषणा की थी और इस समागम में 10 लाख से अधिक सिख पहुंचे थे। और इस घोषणा के बाद से अभी तक 1.5 लाख से अधिक सिख अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी दिन की वर्षगांठ पर खालिस्तान समर्थकों ने अंबाला राजपुरा रूट पर खालिस्तानी झंडे लगाए हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तानी झंडे दिखाकर ट्रेनों को रोकने का भी दावा किया गया है। आतंकी पन्नू लगातार सिखों को बरगलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि इन खालिस्तानियों का आका पन्नू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को मजा चखाने के लिए बनाएंगे एक्शन प्लान। ताइवान अमेरिकी संबंधों पर बोले पूर्व यूएस रक्षा सलाहकार। बता दें, अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने है। ताइवान पर चीन लगातार हमलावर है। वो दुनिया के देशों को ताइवान के साथ संबंध न रखने की चेतावनी दे रहा, तो वहीं ताइवान को भी चीन लगातार धमकियां दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ताइवान के बचाव में लगातार बयान दे रहा है। यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपना बेड़ा भी भेजा है। इन सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान के साथ अपने प्रगाढ़ संबंधों की बात कही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल्टन ने ताइवान से करीबी संबंधों को स्वीकार किया है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने शनिवार को ताइवान की यात्रा के दौरान अमेरिका और ताइवान के द्विपक्षीय संबंधों पर गहन चर्चाएं की। अमेरिका के पूर्व रक्षा सलाहकार का यह बयान तब आया है जब चीन ने ताइवान में अपनी सैन्य आक्रामकता बढ़ा दी है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां टैंक चलने के काबिल नहीं और पाकिस्तानी सेना में जोश भर रहे हैं असीम मुनीर। कह रहे हैं कि दुश्मन की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, असीम मुनीर ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना के पास अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुश्मनों और उनके संसाधनों की क्षमता से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हामिद मीर ने दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पत्रकारों के साथ एक मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तानी सेना के पास चलने योग्य टैंक नहीं है। उनके इस दावे के बाद से ही पाकिस्तानी सेना खुद को एक बार फिर मजबूत साबित करने में
लगी हुई है और बाजवा वाले उस बयान को लेकर उस खुलासे को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत तो भारत को भी पता है और पूरा विश्व जानता है कि आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां ईरान ने अमेरिका जा रहे तेल टैंकर को ओमान के पास किया जब्त। चालक दल के सभी 24 सदस्य भारतीय। बता दें, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी व्यापक तनाव के बीच ईरानी नौसेना ने गुरुवार को अमेरिका की ओर जा रहे मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एक तेल टैंकर को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया। इस तेल टैंकर के चालक दल के सभी 24 सदस्य भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के पश्चिम एशिया स्थित 5वें बेड़े ने ईरान द्वारा जब्त किए गए तेल टैंकर की पहचान एडवांटेज स्वीट के रूप में किया है। मरीन ट्रैफिक.com के उपग्रह ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये तेल टैंकर गुरुवार दोपहर ओमान की राजधानी मस्कट के ऊपर में उत्तर में ओमान की खाड़ी में था। कुवैत से इस तेल टैंकर को अमेरिका के ह्यूस्टन जाना था। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा फिर टल गई। अब इस कारण जून तक आने की संभावना नहीं है। बता दे क्या है वो बड़ा कारण। बता दे कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रस्तावित भारत यात्रा आंतरिक कारणों की वजह से फिलहाल टाल दी गई है और ये पहली बार नहीं है कि भारत की यात्रा टाली गई हो। इससे भी बहुत बार भारत की यात्रा को टाल दी गई है। नेपाली अधिकारियों ने अब बताया है कि जून से पहले उनकी प्रथम विदेश यात्रा होने की संभावना नहीं है। ये दूसरा मौका है। पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा होगी। भारत को पहली विदेश यात्रा के रूप में चुनने को लेकर भी नेपाल में काफी चर्चा है। प्रधानमंत्री प्रचंड के शीर्ष सहयोगी ने शनिवार को कहा कि नेपाल सरकार आगामी वित्त वर्ष के लिए मई के अंत में सालाना बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा उसके बाद ही हो पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चीन ने किया समझौतों का उल्लंघन, इसीलिए भारत के साथ खराब हो गए हैं रिश्ते। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विशिष्टता की मांग किए बिना सभी देशों के साथ उससे संबंध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि चीन की ओर से सीमा प्रबंधन समझौतों का उल्लंघन किए जाने के परिणाम स्वरूप बीजिंग के साथ भारत के असामान्य प्रकृति के संबंधों के कारण वो एक अलग श्रेणी में आता है। डोमिनिक गणराज्य की पहली आधिकारिक यात्रा पर सांतो डोमिंगो पहुंचे जयशंकर जी ने शुक्रवार को डिप्लोमेटिक स्कूल के युवाओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भारत ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग में नाटकीय विस्तार देखा है। जयशंकर जी ने कहा कि चाहे अमेरिका, यूरोप, रशिया या जापान हो, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सभी संबंध बिना विशिष्टता की मांग किए बढ़े हैं। चीन हालांकि सीमा विवाद और हमारे संबंधों की असामान्य प्रकृति के कारण अलग श्रेणी में आता है और ये उसकी तरफ से सीमा प्रबंधन के संबंधों में समझौते के उल्लंघन का नतीजा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां G20 कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में मिलेगा बढ़ावा। जी हां, बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए खास करके और भारत के लिए तो ये अच्छी खबर है ही। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के सचिव आबिद रशीद शाह ने शुक्रवार को कहा कि आगामी G20 कार्यक्रम से केंद्र शासित प्रदेश को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा मिलने की संभावना है। आबिद रशीद शाह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर में मई के अंतिम सप्ताह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। G20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कश्मीर में होने वाली है। पर्यटन विभाग ने 22 से 24 मई को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के पहले एक मॉडल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 60 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां 2024 तक हम जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। जी हां, ऐसा हम नहीं, भारत की तारीफ करते हुए CDS जनरल अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने शनिवार यानी 29 अप्रैल को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत को विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि भारत 2024 तक जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है और आज देश में गवर्नमेंट अप्रूव्ड 84,000 से अधिक स्टार्टअप मौजूद है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि वास्तव में हमारा भारत कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों बात करें बड़ी खबर की, जहां बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में इस पार्टी को मिला बहुमत। दरअसल कर्नाटक इलेक्शन 2023 से जुड़ी बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। चुनावी राज्य कर्नाटक में सियासी मैदान सज चुका है। राज्य में अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत पर दाव लगाने के लिए तैयार है। हालांकि जनता का मिजाज
मिजाज क्या है, इस बार कौन सी पार्टी को जनता बहुमत देने वाली है, ये 13 मई के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मगर हाल ही में हुए एक सर्वे में कांग्रेस अपने दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी और जेडीएस से बेहतर करती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्वे के रिजल्ट हैं। हकीकत क्या होगा, रियलिटी क्या होगी, वो तो बाद की बात है। बहरहाल हमारा कार्य है आपको खबर बताना। आपको बता रहे हैं कि एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कर्नाटक की 224 सीटों में से बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कुमारस्वामी की जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 107 से 119 हासिल करके बहुमत साबित कर सकती है, तो वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बहरहाल अगर ये सवाल दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कांग्रेस, जेडीएस या बीजेपी, आपका क्या होगा जवाब दोस्तों कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा। हम देखते हैं आपके एक एक कमेंट को आप क्या कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलुरु में किया रोड शो, लोगों से की अपील, कहा डबल इंजन की सरकार के लिए दें वोट। जी हां, अमित शाह जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कर्नाटक के लोगों को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार के बजाय भाजपा को वोट देकर राज्य में डबल इंजन की सरकार चुननी चाहिए। उडुपी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कर्नाटक में पिछले 4 वर्षों के दौरान 2,26,418 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं लाई हैं, जबकि पिछली यूपीए सरकार ने अपने शासन के दौरान राज्य को केवल 99,000 करोड़ रुपए ही प्रदान किए थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर कर्नाटक के बीदर में पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान, कहा गाली देना कांग्रेस का इतिहास, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए काम करने वालों को गाली देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। मुझे भी कांग्रेस ने गालियां दी, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। कर्नाटक की जनता इन गालियों का जवाब वोट से देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने 91 बार मुझे अलग अलग गालियां दी हैं। इतनी मेहनत कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया होता तो कांग्रेस की हालत आज सुधर जाती। कांग्रेस के लोग सुन ले, आपने जब जब गाली दी है तो जनता ने आपको ऐसी सजा दी कि आप उठकर खड़ा नहीं हो पाए। इस बार भी कर्नाटक की जनता गाली का जवाब वोट से देगी। बहरहाल आपको बता दें कि मोदी जी ने कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव बताया है। बहरहाल बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां 1 मई से बदलेंगे ये 5 बड़े नियम, क्या सस्ता होगा क्या महंगा, बता दें। हर महीने की पहली तारीख को कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होता है जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हर महीने की पहली तारीख को सभी की नजरें रसोई गैस सिलेंडर, सीएनजी, पेट्रोल, इन पर रहता है। सभी तेल कंपनियां इस दिन कीमतों की समीक्षा करती हैं और रेट अपडेट किए जाते हैं। पिछले महीनों का अनुभव यह है कि 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आमतौर पर यथावत रहे हैं, जबकि 17 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बदल सकते हैं। रसोई गैस की तर्ज पर सीएनजी के दामों की भी समीक्षा होगी और जरूरी बदलाव किया जा सकता है। केंद्र सरकार के एक नीतिगत फैसले के बाद अप्रैल में दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर कंपनियों ने सीएनजी के दाम घटाए हैं। 1 मई से जीएसटी के नियम में बदलाव होगा। बाकी सारी जानकारियां स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।